हेलो एंड वेलकम टू द अदर साइड। भगत सिंह को अपनों ने मारा, फिरंगियों में कहां दम था। भगत सिंह के अपने साथियों ने उनके खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। कोर्ट में भगत सिंह के खिलाफ जिसने केस लड़ा वो वकील राय बहादुर सूर्यनारायण भारतीय थे। भारतीय जस्टिस आगा हैदर ने भगत सिंह को फांसी की सजा देने का हुक्म देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद जज शादी लाल ने भगत सिंह को फांसी देने का फैसला लिखा। वो भी भारतीय थे। मोहनदास करमचंद गांधी जो भगत सिंह को फांसी की सजा से बचा सकते थे, नहीं बचाया, वो भी भारतीय थे। ऐसा क्यों हुआ? हर सवाल का सिलसिलेवार जवाब आज हम आपको अपने खास शो द अदर साइड में देंगे। 24 मार्च 1931 वो तारीख थी जिस दिन कोर्ट के फैसले के मुताबिक भगत सिंह को फांसी दी जानी थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने एक दिन पहले यानी 23 मार्च को ही भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को लाहौर जेल में फांसी दे दी। उस रोज जब इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दी गई, तब 33 करोड़ देशवासियों के जहन में एक ही सवाल था, महात्मा गांधी ने भगत सिंह को फांसी से क्यों नहीं बचाया? सिर्फ सवाल नहीं था, लोगों के मन में एक ज्वाला दहक रही थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी के तुरंत बाद महात्मा गांधी कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने के लिए कराची गए थे। गांधी को कराची दौरे के दौरान लोगों की नाराजगी और असंतोष का सामना करना पड़ा। गांधी जब कराची पहुंचे, नाराज लोगों ने गांधी वापस जाओ, गांधी मुर्दाबाद, गांधी के युद्ध विराम ने भगत सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया, ऐसे कटु नारे लगाए। पूरा कराची एक ही सुर में भगत सिंह अमर रहे का नारा लगा रहा था। देखिए, मैं तो उस समय था नहीं, ना ही मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा, लेकिन जिन्होंने देखा उन्होंने लिखा। लेखक अनिल नौरिया ने लिखा था, महात्मा गांधी ने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन पर भगत सिंह को फांसी न देने का दबाव बनाने के लिए जो कुछ भी कर सकते थे किया। नाउ द अदर साइड। कुछ और लेखक थे जिन्होंने बिल्कुल अलग बात लिखी। उन्होंने लिखा कि गांधी जी का प्रयास अधूरा था। यशपाल ने लिखा, गांधी जी शराबबंदी के लिए लोगों पर सरकारी दबाव डालना नैतिक समझते थे, लेकिन भगत सिंह आदि की सजा कम करने के लिए विदेशी सरकार पर लोगों का दबाव डालना अनैतिक मानते थे। भगत सिंह के एक जीवनी लेखक जी.एस. देओल ने 1969 में भगत सिंह की फांसी के लिए महात्मा गांधी को जिम्मेदार ठहराया था। ए.जी. नूरानी ने अपनी किताब में लिखा है कि केवल गांधी ही भगत सिंह की जान बचाने के लिए प्रभावी हस्तक्षेप कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अंत तक ऐसा नहीं किया। तो आखिर सच्चाई है क्या? यह सच्चाई महात्मा गांधी के साथ साथ अलग अलग लेखकों की लिखाई को जानकर ही पता चल सकता है। 1930-31 में गांधी ने क्या किया और क्या नहीं किया, अब हम आपको ये बताते हैं। 4 मई 1930 की बात है, जब महात्मा गांधी ने लाहौर षड्यंत्र केस में क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल के गठन के लिए वायसराय की कड़ी आलोचना करते हुए लिखा था, आपने भगत सिंह और अन्य लोगों के मुकदमे के मामले में सामान्य प्रक्रिया को खत्म करके कानून की देरी के बीच एक छोटा रास्ता खोज लिया है। क्या इसमें कोई आश्चर्य की बात है अगर मैं इन सभी आधिकारिक गतिविधियों को मार्शल लॉ का एक छिपा हुआ रूप कहूं? गांधी जी ने स्पेशल ट्रिब्यूनल के गठन पर सिर्फ आलोचना की। उनके बयान को मुझे पढ़कर ऐसा नहीं लग रहा है कि गांधी जी भगत सिंह के मामले में कोई बड़ा कदम उठाने की योजना पर काम कर रहे थे। और ये बात महात्मा गांधी के 31 जनवरी 1931 को इलाहाबाद में दिए गए भाषण से साबित हो जाती है, जब महात्मा गांधी ने कहा था, जिन लोगों को मौत की सजा दी गई है उन्हें फांसी नहीं दी जानी चाहिए। मेरा व्यक्तिगत धर्म मुझे न केवल ये बताता है कि उन्हें फांसी नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि ये भी कि उन्हें जेल में भी नहीं रखा जाना चाहिए। हालांकि ये मेरी व्यक्तिगत राय है और हम उनकी रिहाई को एक शर्त नहीं बना सकते। तो ये बात 31 जनवरी को ही तय हो गई कि महात्मा गांधी भगत सिंह को बचाने के लिए फिरंगी सरकार के सामने कोई शर्त नहीं रखेंगे, न वो अनशन करेंगे और न ही कोई आंदोलन। महात्मा गांधी ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया और 11 फरवरी 1931 को प्रिवी काउंसिल में विशेष अपील याचिका खारिज हो गई। अब देशवासियों की उम्मीद गांधी इरविन वार्ता से थी और महात्मा गांधी पर वायसराय के साथ बातचीत के दौरान भगत सिंह की जान बचाने के लिए बातचीत करने का भारी दबाव था।
गांधी इरविन बातचीत 17 फरवरी 1931 को शुरू हुई और 5 मार्च तक जारी रही। जब गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता हुआ, गांधी ने भगत सिंह के मुद्दे को पूर्व शर्त बताए बिना वार्ता में शामिल किया। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में लिखा, कार्य समिति ने मेरे साथ सहमति जताई थी कि युद्ध विराम समझौते के लिए दंड में छूट को एक शर्त नहीं बनाया जाना चाहिए, इसलिए मैं समझौते के अलावा इसका उल्लेख ही कर सकता था। इसका साफ साफ मतलब था कि गांधी जी ने कार्य समिति के दबाव को प्राथमिकता देना ही जरूरी समझा। देश के 33 करोड़ लोग जो भगत सिंह को बचाने की गांधी से उम्मीद लगाए बैठे थे, उनकी उम्मीद के दबाव से गांधी जी ने किनारा कर लिया। फिर गांधी जी ने 18 फरवरी को वायसराय इरविन के सामने भगत सिंह की फांसी की सजा का मुद्दा उठाया। महात्मा गांधी ने बताया कि मैंने इरविन से कहा, इसका हमारी चर्चा से कोई संबंध नहीं है और शायद मेरे लिए इसका उल्लेख करना भी अनुचित हो, लेकिन अगर आप वर्तमान माहौल को अधिक अनुकूल बनाना चाहते हैं तो आपको भगत सिंह की फांसी को स्थगित कर देना चाहिए। महात्मा गांधी की इस बात में दो बातें हैं। पहली, वो भगत सिंह की फांसी के मामले को वायसराय के सामने रखने को कहीं ना कहीं अनुचित या गैर जरूरी मानते थे, और दूसरी बात यह कि गांधी ने इरविन के सामने भगत सिंह की फांसी की सजा को स्थगित करने का प्रस्ताव रखा, यानी फांसी की सजा को आगे बढ़ा देने का आग्रह किया, न कि सजा को कम करवाने या रद्द कराने की मांग रखी। गांधी ने ब्रिटिश सरकार के मन की बात कर दी और वायसराय को गांधी जी की यह बात बहुत पसंद आई। पसंद इसलिए आई क्योंकि ब्रिटिश सरकार अब तक डरी हुई थी कि न जाने गांधी भगत सिंह की सजा को खत्म कराने के लिए क्या करेंगे, कहीं वो कोई अनशन या आंदोलन तो नहीं छेड़ देंगे। और जब गांधी ने ऐसी कोई बात नहीं कही तो वायसराय इरविन प्रसन्न हो गए। इरविन ने कहा, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इस बात को इस तरह से मेरे सामने रखा। सजा में कमी करना एक कठिन काम है, लेकिन सजा में कमी करना निश्चित रूप से विचार करने के योग्य है। चंद्रपाल सिंह लिखते हैं कि वायसराय लॉर्ड इरविन ने उसी दिन यानी 18 फरवरी 1931 को विदेश मंत्री को सौंपी अपनी रिपोर्ट में सजा में छूट के मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। लिखा कि महात्मा गांधी ने मृत्युदंड में कमी की मांग नहीं की, हालांकि वो इस तरह के जीवन हत्या के विरोधी थे, इसलिए वो खुद भी यही रास्ता अपनाते। उन्होंने लगा कि इससे शांति पर असर पड़ेगा, लेकिन उन्होंने मौजूदा हालात में इसे टालने की मांग की है। मैंने ये कहते हुए खुद को संतुष्ट कर लिया कि सटीक तारीखों के बारे में जो भी फैसला हो, मैं नहीं सोच सकता कि मृत्युदंड में कमी का कोई ऐसा मामला हो सकता है जिसे किसी अन्य हिंसक अपराध के मामले में समान बल के साथ नहीं बनाया जा सकता। गांधी और इरविन दोनों के बयानों से यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि गांधी ने फांसी को टालने की मांग की थी, न कि उसे कम करने की, और इरविन तो चाहते ही यही थे कि फांसी की सजा को कम न किया जाए। गांधी ने दूसरी बार 19 मार्च को कराची में लॉर्ड इरविन के सामने भगत सिंह का मुद्दा उठाया, जब वो कराची में कांग्रेस अधिवेशन के समझौते की अधिसूचना पर चर्चा करने के लिए इरविन से मिले थे। इरविन ने महात्मा गांधी के साथ हुई बातचीत का ब्यौरा लिखा है। जाते समय उन्होंने यानी गांधी जी ने पूछा कि वो भगत सिंह के मामले का जिक्र कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रेस में 24 मार्च को उनकी फांसी की सूचना देखी है। मैंने उनसे कहा कि मैंने इस मामले पर बहुत ही सावधानी से विचार किया है, लेकिन मुझे कोई ऐसा आधार नहीं मिला जिसके आधार पर मैं सजा कम करने का औचित्य सिद्ध कर सकूं। तारीख के बारे में मैंने कांग्रेस अधिवेशन के बाद तक स्थगन की संभावना पर विचार किया था, लेकिन मैंने जानबूझकर विभिन्न अधिकारों पर इसे अस्वीकार कर दिया। जब आदेश पारित हो चुका था तो केवल राजनीतिक आधार पर फांसी को स्थगित करना मुझे अनुचित लगा। फांसी को टालना अमानवीय था, क्योंकि इससे मित्रों और रिश्तेदारों को यह पता चल जाता कि मैं सजा में छूट के बारे में विचार कर रहा हूं। कांग्रेस वैध रूप से यह शिकायत कर सकती थी कि कांग्रेस ने उनके साथ धोखा किया है। इरविन की तमाम बातों से एक ही बात निकल कर आती है कि ब्रिटिश सरकार ये जान चुकी थी कि भगत सिंह को बचाने के लिए महात्मा गांधी कोई बड़ा कदम नहीं उठाने वाले हैं। 20 मार्च 1931 को गांधी जी ने गृह सचिव हर्बर्ट इमर्सन के साथ लंबी बातचीत की। बात वही थी जिसके लिए वायसराय इरविन इनकार कर चुके थे। चंद्रपाल सिंह ने लिखा है कि यह सवाल कि क्या फांसी कराची में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन से पहले या बाद में होनी चाहिए, सरकार द्वारा बहुत ही गंभीरता से विचार किया गया था, जिसे दोनों ही तरीकों से कठिनाइयों का एहसास था।
लेकिन उसने सोचा कि फांसी को टालना दोषी व्यक्तियों के साथ अन्याय होगा और गांधी के लिए भी उचित नहीं होगा कि वो इस धारणा को बढ़ावा दें कि फांसी को माफ करने पर विचार किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। वो इस बात से सहमत थे कि दो विकल्पों में से इंतजार न करना बेहतर है, लेकिन उन्होंने सुझाव दिया, हालांकि गंभीरता से नहीं, कि सजा को माफ करने का तीसरा तरीका और भी बेहतर होता। कुछ इतिहासकारों ने लिखा जरूर है कि गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा कोई प्रयास भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाए जाने की तारीख तक दिखाई नहीं दिया। तीनों क्रांतिकारियों की जान बचाने के लिए गांधी के अंतिम प्रयासों में से एक था भगत सिंह के वकील आसिफ अली का मिशन था भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव से मर्सी पिटीशन लेना, जेल में एक वचन लेना कि यह क्रांतिकारी दल हिंसा से दूर रहे। ये बात खुद आसिफ अली ने बताई, जो भगत सिंह को फांसी दिए जाने के 4 दिन बाद 27 मार्च 1931 के भविष्य के अंक में छपा था। मैं पंजाब सरकार की अनुमति से भगत सिंह से मिलने के लिए दिल्ली से लाहौर आया था। मेरा उद्देश्य क्रांतिकारी दल के लिए उनसे एक पत्र प्राप्त करना था, जिसमें पार्टी को निर्देश दिया गया था कि जब तक महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करने की आशा है, तब तक वे अपनी हिंसक गतिविधियों को स्थगित रखें। मैंने उनसे मिलने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। आसिफ अली ने घटना के 18 साल बाद उड़ीसा के तत्कालीन राज्यपाल के तौर पर भगत सिंह को बचाने के अपने असफल मिशन को याद किया। जब गांधी इरविन समझौते पर बातचीत चल रही थी, तो भगत सिंह और उनके साथियों को लाहौर षड्यंत्र मामले में मौत की सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें राहत दिलाने के लिए गांधी जी पर बहुत दबाव डाला गया था। महात्मा गांधी को हत्या के दोषी पाए गए उस व्यक्ति का समान मुद्दा उठाना अहिंसा के अपने सिद्धांत के अनुरूप नहीं लगा। वायसराय इरविन फांसी के बारे में अंतिम अधिकार रखते थे। वो आखिरी दिन तक डरे हुए थे, डर इस बात का कि गांधी कोई बड़ा कदम न उठा बैठे, लेकिन गांधी ने अंतिम दिन तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। न्यूज क्रॉनिकल के रॉबर्ट बर्नेज, जो लंदन में रहते थे, उन्होंने 21 मार्च 1931 को अपनी डायरी में लिखा, गांधी भगत सिंह की फांसी के मुद्दे पर वायसराय के साथ आगे की बातचीत के लिए कराची में कांग्रेस के अधिवेशन के लिए अपने प्रस्थान को एक और एक दिन टाल रहे थे। 21 मार्च को गांधी ने इरविन से मुलाकात की और फांसी पर पुनर्विचार के लिए अपना अनुरोध फिर से व्यक्त किया। 22 मार्च को गांधी ने इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इरविन से मुलाकात की। वायसराय ने गांधी की दलील पर विचार करने का वादा किया और फिर 23 मार्च 1931, जो कि सोमवार का दिन था, गांधी जी ने वायसराय को एक पत्र लिखा। पत्र में संबोधन कुछ इस प्रकार है: द वायसराय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डियर फ्रेंड। इस पत्र में भी उन्होंने लगभग वही बातें लिखी जो वो पहले कह चुके थे, कुछ नया नहीं था। हां, इस पत्र में उन्होंने ये लिखा कि वर्तमान मामले में संभावना यह है कि यदि सजा में छूट दी जाती है तो आंतरिक शांति को बढ़ावा मिलेगा। फांसी की स्थिति में शांति निसंदेह खतरे में है। और आखिरी में लिखा, यदि मेरी उपस्थिति आवश्यक हो तो मैं आ सकता हूं। यद्यपि मैं बोल नहीं सकता, फिर भी मैं जो कहना चाहता हूं उसे सुन और लिख सकता हूं। दान कभी असफल नहीं होता। आप शायद इस बात से परिचित होंगे कि महात्मा गांधी सोमवार को मौन व्रत रखते थे, इसलिए उन्होंने लिखा कि वो बोल नहीं सकते। खैर, महात्मा गांधी के आधे अधूरे प्रयास विफल हो गए। इससे पहले 20 मार्च को वकील आसिफ अली ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव से जिद की कि वो सरकार को एक पिटीशन लिखी। तीनों क्रांतिकारियों ने पिटीशन लिखी। पिटीशन में बहुत सारी बातें लिखी गई, लेकिन मैं आपको आखिरी की 3 लाइनें पढ़कर सुना रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की ये वो आखिरी 3 लाइन है। हमने कभी कोई प्रार्थना नहीं की और अब भी हम आपसे किसी प्रकार की दया की प्रार्थना नहीं करते। हम आपसे केवल ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि आपकी सरकार के एक ही न्यायालय के निर्णय के अनुसार हमारे विरुद्ध युद्ध जारी रखने का अभियोग है। इस स्थिति में हम युद्धबंदी हैं। अतः इस आधार पर हम आपसे मांग करते हैं कि हमारे प्रति युद्धबंदियों जैसा ही व्यवहार किया जाए और हमें फांसी देने के बदले गोली से उड़ा दिया जाए। ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह की यह बात भी नहीं मानी। जिस दिन सुबह महात्मा गांधी ने सजा को कम करने के लिए पहली बार चिट्ठी में इरविन को लिखा, उसी दिन यानी 23 मार्च को शाम 7 बजे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई।
महात्मा गांधी ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी के 3 दिन बाद कांग्रेस के कराची अधिवेशन में भगत सिंह और क्रांतिकारी हिंसा पर अपना रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, आपको यह जानना चाहिए कि हत्यारे, चोर या डाकू को भी सजा देना मेरे धर्म के विरुद्ध है। इस संदेह का कोई बहाना नहीं हो सकता कि मैं भगत सिंह को बचाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भगत सिंह की गलती को समझें। उन्होंने जो रास्ता अपनाया वो गलत और निरर्थक था। मैं इन नौजवानों को उस पूरे अधिकार के साथ बताना चाहता हूं जिस अधिकार के साथ एक पिता अपने बच्चों से बात कर सकता है कि हिंसा का रास्ता केवल विनाश की ओर ले जाता है। तो यह था अदर साइड। आज की यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी अपनी समझ क्या कहती है? क्या गांधी जी कोई ठोस कदम उठाते तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की जान बचाई जा सकती थी? इस बात पर भी राय दें कि गांधी जी के प्रयास पर्याप्त थे या अपर्याप्त। आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। और हां, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। किस और मुद्दे पर द अदर साइड आप देखना चाहते हैं वो सुझाव भी दीजिए। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत और अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।